हाँ बेटा, गुड इवनिंग, सॉरी गुड मॉर्निंग। बताओ लास्ट टॉपिक क्या था हमारा कल का? लास्ट टॉपिक कहाँ गए थे हम सिद्धार्थ? लास्ट टॉपिक में हम कहाँ तक पहुंच गए थे? सर, अपन ने फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर कर लिए थे। अपन को वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशन, नॉन वॉलेटाइल को सॉल्वेंट में ये स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए टॉपिक डालो, एडिशन ऑफ सॉल्यूट इन प्योर सॉल्वेंट। फिर उसके बाद में हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो मार्कर कहाँ रख दिया? टॉपिक डालो बेटा। टॉपिक डालो, 1 मिनट में मार्कर ले लो। टॉपिक डालो, एडिशन ऑफ सॉल्यूट इन प्योर सॉल्वेंट। पहले हम इस चीज को समझते हैं कि जब अगर कोई सॉल्यूट डाल दिया जाए तो उससे क्या इफेक्ट आता है। हाँ बेटा, देखिए, सॉरी फॉर डिस्टर्ब, मार्कर में भूल आया था। चलिए आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। एडिशन ऑफ सॉल्यूट इन प्योर सॉल्वेंट। किसमें बात कर रहे हैं हम? इन प्योर सॉल्वेंट। इन प्योर सॉल्वेंट। आइए सबसे पहले मैं आपको ये चीज समझाऊं कि होगा क्या कि अगर मैंने कोई प्योर सॉल्वेंट के अंदर क्या कर दिया, एडिशन कर दिया। देखिए ये मेरे पास में इस तरीके से एक कंटेनर है और इस कंटेनर में मेरे पास, धन्यवाद हंसराज जी, इस तरीके से मेरे पास में, ये पेन भी वहां दे दीजिएगा, लो। इस तरीके से मेरे पास में कोई ये कंटेनर है और कंटेनर में मैं इस तरीके से, लुक बेटा, कोई सॉल्वेंट ले रहा। क्या ले रहा हूं? एक प्योर सॉल्वेंट ले रहा। लुक, ये मेरे पास है प्योर सॉल्वेंट ए। क्लियर? तो यहां पर जो ये पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहे होंगे, ये सारे पार्टिकल किसके होंगे? ए के पार्टिकल होंगे। तो जो इसकी सरफेस पर अवेलेबल पार्टिकल हैं, वो सारे के सारे क्या होंगे बेटा? ए के पार्टिकल्स होंगे। और अब ये ए के पार्टिकल यहां से क्या करेंगे? एस्केप करना स्टार्ट करेंगे। डन। ये सारे के सारे पार्टिकल्स यहां से एस्केप करना स्टार्ट करेंगे और यहां पर कुछ देर बाद मैं देखूंगा कि एक इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन हो जाएगी। जो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन होगी, इसी इक्विलिब्रियम पर इस वेपर के जरिए, जो ये ए पार्टिकल्स की यहाँ पर वेपर बनी है, इस वेपर के जरिए इस सरफेस के ऊपर जो वेपर प्रेशर डाला जा रहा हो, जो प्रेशर डाला जा रहा होगा,
एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर क्या मैं इसी को ही वेपर प्रेशर कह रहा हूं? तो लुक, समझिए, मैंने कहा कि ये मेरे पास में प्योर सॉल्वेंट है। इस प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है उसको मैं पी नॉट ए से डिफाइन कर रहा हूं। किससे डिफाइन कर रहा हूं एट द टाइम? पी नॉट ए से, क्योंकि मैं क्या कह रहा हूं, मेरे पास में ये प्योर सॉल्वेंट ए है। मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है बेटा? यहां तक कोई डाउट? बिल्कुल सिंपल सिंपल सी चीजें मैं बिल्कुल आपके लिए लेके आ रहा हूं। यहां पर मैंने प्योर सॉल्वेंट को ले लिया है। अब क्या किया मैंने इसमें? एडिशन किया। एडिशन किसका? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का। ये लीजिए, जैसे ही मैंने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाला, और अब मैं कह देता हूं कि ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मेरे पास में बी है। क्लियर है? जैसे ही मैंने इस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाला तो प्रोसेस कुछ इस तरीके से हुआ होगा। लुक, समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे ही मैंने इस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाला, अब प्रोसेस कुछ इस तरीके से हुआ होगा। लुक, ये मेरे पास में अब यहां पर कंटेनर में क्या प्रिपेयर हो चुका है? सॉल्यूशन। क्यों हो चुका है? क्योंकि अब इसमें सॉल्यूट भी मिल गया है और मेरे पास में सॉल्वेंट भी है। ठीक है, अब मैं अगर इसको नाम बी दिया तो देखिए सरफेस के ऊपर ए ए ए ए, और साथ साथ के अंदर मैं ये कहूं कि अब मेरे पास में पार्टिकल इस तरीके से बी के भी मौजूद होंगे। तो सरफेस के ऊपर पार्टिकल ए और बी दोनों आ गए क्या? अब जैसे ही सरफेस के ऊपर ए और बी दोनों के पार्टिकल्स आएंगे तो यहां पर जो पार्टिकल एस्केप होंगे वो जनरली सिर्फ और सिर्फ ए के पार्टिकल एस्केप होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि बी तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। तो इस पूरे कंटेनर में जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट होगा एक पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम कंडीशन के ऊपर, जो वेपर प्रेशर डेवलप होगा वो सिर्फ और सिर्फ ए के पार्टिकल्स के कारण होगा। तो देखिए, यहां पर ये सारे पार्टिकल्स ए के थे, लेकिन अब इस कंटेनर में आप नोटिस कीजिए कि सरफेस के ऊपर बी पार्टिकल और आ गए हैं। और बी पार्टिकल कैसे है बेटा? नॉन वोलेटाइल है। तो क्या सरफेस के ऊपर ए पार्टिकल की कंसंट्रेशन कम हो गई? और सरफेस के ऊपर ए पार्टिकल की कंसंट्रेशन कम हुई है, दैट मीन्स एस्केप होने की टेंडेंसी कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए। कौन से बेटा? जो वोलेटाइल नेचर को रखते हैं। जो वोलेटाइल नेचर को पार्टिकल रख रहे थे उनकी नंबर कम हो गए, या मैं कहूं कंसंट्रेशन कम हो गई। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया जो कवर किया है अब, वो सरफेस एरिया बी के पार्टिकल दैट मीन्स नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ने भी कवर कर लिया। जबकि प्योर सॉल्वेंट में मेरे पास सरफेस पर जितनी भी पार्टिकल्स अवेलेबल हैं वो प्योर सॉल्वेंट के हैं। वहां एस्केपिंग टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, जबकि यहां पर पार्टिकल्स कम हो जाने के कारण एस्केपिंग टेंडेंसी कम हो गई। तो मैं ये कह सकता हूं क्या इसका वेपर प्रेशर इस प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में कम हो जाएगा। रीजन, लेस सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर वेपोराइजेशन। यहां पर सरफेस एरिया कम हो जाता है किसके लिए? वेपोराइजेशन के लिए। मान लीजिए कि इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मैं PS लिख देता हूं, एस फॉर सॉल्यूशन। तो नो डाउट मैं ये कहूंगा कि P नॉट A इज ग्रेटर देन PS। रीजन, यहां पर मैं कहूंगा कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस। ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्यों डिक्रीज हो रहा है बेटा? आ रही बात समझ में? डिसोल्यूशन, या मैं कहूं डिसोल्यूशन ऑफ ए सॉल्यूट इन ए सॉल्वेंट। मैं यहां पर कहता हूं कि डिसोल्यूशन of a solute in a solvent, vapor pressure decreases। अब ये वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया।
वेपर प्रेशर डिक्रीज होने का मैं रीजन क्या दूंगा बेटा? द रीजन इज दैट, क्या दूंगा बेटा? द रीजन इज दैट द लेस सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर वेपोराइजेशन। तो मैं क्या बोलूंगा? आ रही बात समझ? द रीजन इज दैट आ रही बात समझ? द रीजन इज दैट लेस सरफेस एरिया, क्या लिखूंगा बेटा मैं? आ रही बात समझ में? लेस सरफेस एरिया अवेलेबल, आ रही बात से, इज दैट लेस सरफेस एरिया, लेस सरफेस एरिया इज अवेलेबल फॉर एवोपरेशन। बोलो, क्या मेरी बात यहां तक अच्छे से क्लियर है बेटा? लेस सरफेस एरिया फॉर एवोपरेशन, जब एवोपरेशन ही कम हो रहा है, रेट ऑफ एवोपरेशन ही कम हो रही है, तो वेपोराइजेशन डेफिनेटली कम हो जाएगा। और डेफिनेटली अगर कम होगा तो क्या मैं इस चीज को ऐसे कह सकता हूं क्या कि P नॉट ए इज ग्रेटर देन PS? तो क्या अब मैं इन दोनों के डिफरेंस को लिखूं तो डेल्टा P इज इक्वल टू P नॉट ए माइनस PS लिख सकता हूं क्या? ये लीजिए, और ये कहलाता है मेरे पास में बेटा, क्या कहलाता है? लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। क्योंकि प्योर सॉल्वेंट में जैसे ही कोई मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। दैट मीन्स सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा प्योर सॉल्वेंट से कम होगा। और इस वेपर प्रेशर में जो कमी हो रही है इसे ही हम कहते हैं क्या? रिलेटिव लॉरिंग वेपर प्रेशर। नहीं, इसे हम सिर्फ अभी एट द टाइम क्या कहेंगे? लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। देखिए, अब आप कहते हो कि सारी रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है क्या? अगर मैं इसको प्योर सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में कंपैरेटिवली स्टडी करना स्टार्ट करूं, ये लीजिए, ये पूरी चीज अगर इस डेल्टा P को मैं प्योर सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में स्टडी करूं तो बेटा ये कहलाएगा RLVP, जो कि इक्वल होगी हमेशा किसके? एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के। जितना ज्यादा इस प्योर सॉल्वेंट में मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करूंगा उतनी ही तो मेरे पास वेपर प्रेशर में कमी आएगी। तो मैं ये कह देता हूं दिस इज कॉल्ड रिलेटिव ऑफ लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। डन। तो रिलेटिव ऑफ लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है क्या? कंसेप्ट क्लियर हुआ कि प्योर सॉल्वेंट के कंपैरेटिवली हम इसकी स्टडी कर रहे हैं। तो ये किसके इक्वल होगा? सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होगा। थोड़ी देर बाद हम इस चीज को पूरा मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। ये लॉजिकली पहले हमें ये समझना था कि भाई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर देने पर इस प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर पर क्या इफेक्ट होगा। तो पहली चीज, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा कम हो जाता है। बोलिए, मेरी बात यहां तक अच्छे से आपके समझ में आ गई है मिस्टर सिद्धार्थ? क्या यहां तक क्लियर है? तो देखिए, ये है RLVP और ये है लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। नोट करना, RLVP दैट मीन्स रिलेटिव इन लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये डिपेंड कर रही है सॉल्यूट के पार्टिकल्स पर। जितने ज्यादा सॉल्यूट के पार्टिकल्स यहां अवेलेबल होंगे वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा। क्लियर है? लेकिन मैं ये कह दूं कि लॉरिंग इन वेपर प्रेशर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। भाई कोई चीज आपने डाली और वेपर प्रेशर कम हुआ तो ये तो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ये तो टेंडेंसी है। लेकिन अगर उनकी अमाउंट को बढ़ा दिया जाए, कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया जाए, तो वेपर प्रेशर में रेगुलर डिक्रीजमेंट आता है और फिर उसकी कंपैरेटिव स्टडी की जाए किसके साथ? प्योर सॉल्वेंट के साथ, तो वो चीज कहलाएगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। दैट मीन्स RLVP इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मुद्दा क्लियर है?
बात समझ में आई कि आरएलवीपी क्या चीज है? से यस या नो? ये लीजिए, पहले तो ये टॉपिक क्लियर होना चाहिए था कि ये आरएलवीपी है क्या चीज, और रिलेटिंग ऑफ लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है। तो मैं ये कहूंगा कि इट इज ए, यहां पर मैं अगर इसको कहूं तो मैं बड़ी आसानी से इस बात को कह सकता हूं कि इट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्लियर है? पूरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम साइमल्टेनियसली एक साथ पढ़ेंगे। आ रही है बात समझ? और पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। मुद्दा भी हमारे पास में ये था कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से वेपर प्रेशर के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, जो हमने पढ़ लिया और समझ लिया। अब हम बात करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। यही तो है सॉल्यूशन। अब ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितने टाइप का होता है, कैसे होता है, कैसे कैसे काम किया, किन किन लोगों ने इसको समझा, और कैसे कैसे इस पर क्वेश्चंस डेवलपमेंट होते हैं। आइए डिस्कस करते हैं एक एक चीज को। सिद्धार्थ, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? जल्दी बोलो बेटा। आइए अब हम आगे बात करते हैं। क्या बेटा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। टॉपिक में डाल रहा हूं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये लीजिए, ये मेरे पास में गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। कैसे मैं कैलकुलेट करूं, पहले इस चीज को थोड़ा सा हम समझते हैं। ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन में क्या कहना चाहूं? लोग बेटा, मेरे पास में सॉल्यूशन, डेफिनेटली सॉल्यूशन किन्हीं भी दो चीजों से मिलकर के बना है। पूरे चैप्टर के दौरान हम सिर्फ और सिर्फ बाइनरी कंपोनेंट पर डिस्कस करेंगे। तो बाइनरी कंपोनेंट में मेरे पास एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। ये लीजिए, ये सॉल्यूट और ये सॉल्वेंट। डन बेटा। अब मेरे पास में सॉल्वेंट जनरली क्या है? लिक्विड है। कैसा है बेटा? सॉल्वेंट मेरे पास में लिक्विड है, लेकिन सॉल्यूट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है। और क्या हो सकता है? गैस भी हो सकता है। आइए डिस्कस करते हैं कैसे। अगर मैंने गैस को लिक्विड में डाल दिया तो इसी चीज को हम कहेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड, इसके ऊपर जो प्रॉपर स्टडी की जाएगी वो हेनरीज के लॉ से की जाएगी। तो गैस की किसी भी लिक्विड में जो सॉल्युबिलिटी होती है वो कैलकुलेट की जाती है हमेशा हेनरी के लॉ से। तो हम यहां पर बात करेंगे हेनरीज लॉ की। किसकी? हेनरीज लॉ। आइए अब मैं बात ये कह रहा हूं कि यदि मैं लिक्विड में लिक्विड को मिला दूं या सॉलिड में लिक्विड को मिला दूं, तो ये दोनों केस अब मेरे पास में जो स्टडी किए जाएंगे वो अकॉर्डिंग टू राउल्ट के किए जाएंगे। तो यहां हम जो भी बात करेंगे वो राउल्ट के लॉ से करेंगे। राउल्ट्स लॉ से करेंगे। बोलो मेरी बात समझ में आ रही? सॉलिड को लिक्विड में डाल दिया और लिक्विड को लिक्विड में डाल दिया, तो जो वेपर प्रेशर में उतार चढ़ाव हो रहा है, दैट मीन्स जो कमी हो रही है, क्लियर है क्या? प्योर सॉल्वेंट के कंपैरेटिव में वो सारी स्टडी किससे की जाएगी बेटा? वो स्टडी की जाएगी राउल्ट के लॉ से। आर यू गेटिंग माई आइडिया? तो कहां तो हेनरी लगता है, कहां राउल्ट लगता है। एक चीज और हमेशा याद रखना, इस सॉल्यूट को जैसे ही आपने लिक्विड में डाला, लिक्विड में डालने के बाद ये आयोनाइज्ड भी हो सकता है
और एसोसिएट भी हो सकता है। दैट मीन्स इस सॉलिड का डिसोसिएशन भी हो सकता है, एसोसिएशन भी होता है। इस बात से अनभिज्ञ था कौन? राउल्ट। राउल्ट ने कभी भी इस चीज के ऊपर इस चैप्टर के दौरान डिस्कशन नहीं किया। इसके ऊपर जो डिस्कशन किया वो किसने किया? वॉन हॉफ ने। तो जैसे ही हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे, हम सबसे पहले वॉन हॉफ फैक्टर सीखेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में जितने भी न्यूमेरिकल्स आप लोगों की सेवा में दिए गए हैं उस बुक के द्वारा, ताकि आप अच्छे से समझें भाई, इसलिए सेवा में दिए गए हैं। बात समझ में आ रही है? वो सारे के सारे बेटा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पर है, और वो भी कौन से हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्वांटम फैक्टर की वैल्यू 1 होती है, जबकि इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए डिफरेंट क्वांटम फैक्टर की वैल्यू आती है। इसलिए एनसीईआरटी के पढ़ने के दौरान हम देखते हैं कि क्वांटम फैक्टर हमें सबसे लास्ट में दिया जाता है, लेकिन मैं क्वांटम फैक्टर आपको सबसे पहले पढ़ाऊंगा। जैसे ही कॉलिगेटिव स्टार्ट करता हूं, तो कॉलिगेटिव का मतलब ही सबसे पहला आप ये जान लो कि हम क्वांटम फैक्टर पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि अब हमें सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट भी दिया जा सकता है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स भी दिया जा सकता है। अगर इलेक्ट्रोलाइट किसी सॉल्वेंट में डाला जाए तो मे बी पॉसिबल उसमें एसोसिएशन भी होगा और डिसोसिएशन भी होगा। तो एसोसिएशन के दौरान उसके मोलर मास पर क्या इफेक्ट आ रहा है, और डिसोसिएशन के दौरान उसके मोलर मास पर क्या इफेक्ट आ रहा है, और नंबर ऑफ आयन सॉल्यूशन में कितने अवेलेबल है, इस चीज की प्रॉपर स्टडी वॉन हॉफ के द्वारा की जा सकती है। इस चीज के लिए राउल्ट अनभिज्ञ है। अपने किसी भी रिजल्ट में राउल्ट कभी ये नहीं कहता है कि सॉल्यूट का डिसोसिएशन हुआ होगा या एसोसिएशन हुआ होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई है तो आइए अब हम सबसे पहले इसके केस की स्टडी करते हैं। मेरे पास 2 केस बन गए, सॉलिड इन लिक्विड और लिक्विड इन लिक्विड अकॉर्डिंग टू राउल्ट। तो आइए हम पहला केस स्टडी करते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एज वेल एज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट। मेरी बात समझ में आ रही है? आइए तो केस नंबर 1 की स्टडी कर ले। मैं ये एडवांस में पढ़ा रहा हूं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के दौरान मैं ये पहले केस को डायरेक्ट लिखूंगा। सिद्धार्थ बेटा बात समझ में आ गई मेरी? यहां तक मेरा पॉइंट बिल्कुल समझ में आया क्या? यहां तक आपको बिल्कुल ठीक लग रहा है? तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं क्या बेटा, ये लीजिए कि मेरे पास अब 2 केस जनरेट होते हैं। नंबर 1 केस, आई पहला जो केस है मेरे पास में, वो केस स्टडी आज हम पूरी करेंगे। ये लीजिए केस नंबर 1, और केस नंबर 1 में मैं कह रहा हूं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन containing non-volatile solute। बड़ा ध्यान से समझना एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को। कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, और हम पढ़ने जा रहे हैं राउल्ट्स लॉ। सबसे पहले हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के ऊपर स्टडी करना स्टार्ट कर रहे हैं। ये लीजिए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। डन है बेटा? मैंने क्या कहा, बड़ा ध्यान से एक चीज और समझा देता हूं मैं। पहले इसी डायग्राम को लेता हूं। मान लो कि मेरे पास में इस तरीके से ये कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर इस तरीके से कोई, लीजिए मैंने कहा कि ये मेरे पास में कोई सॉल्वेंट है, और इस सॉल्वेंट में मैंने कोई सॉल्यूट डाल दिया। डन बेटा? क्या डाल दिया? कोई सॉल्यूट डाल दिया। अब ये सॉल्यूट 2 केस रखता है, एक वोलेटाइल और दूसरा नॉन वोलेटाइल।
तो वोलेटाइल पर क्या स्टडी होगी और नॉन वोलेटाइल पर क्या होगा? एक वोलेटाइल होगा और दूसरा नॉन वोलेटाइल होगा। तो वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल, आइए हम इन दोनों चीजों को प्रॉपर वे में समझते हैं कि वोलेटाइल मिलाने से क्या होगा और नॉन वोलेटाइल मिलाने से क्या होगा। लुक, सेम सिचुएशन की मैंने यहां पर एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर में मेरे पास में इस तरीके से कोई सॉल्वेंट एग्जिस्ट कर रहा है। ये लीजिए, ये कोई सॉल्वेंट है। क्लियर है बेटा? आ रही है मेरी बात समझ में? अब जनरली कि मैंने यहां पर कोई सॉल्यूट मिला दिया और यू नो वेरी वेल, पूरे चैप्टर के दौरान हम सॉल्यूट को ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सॉल्वेंट को बी से रिप्रेजेंट करते हुए आ रहे हैं। अब इन दोनों की मिक्सिंग से क्या मुझे यहां पर सॉल्यूशन मिला होगा? ये लीजिए, अब ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्स हो जाने से एक सॉल्वेंट मतलब एक सॉल्यूशन मिला होगा। तो सबसे पहले तो इसका कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया रखते हुए हम एक एक चीज को डिस्कस कर लेते हैं। मैंने ये कहा पॉइंट नंबर 1 कि जो जो चीजें इसमें मिलाई गई हुई है, सबसे पहली बात उनका नेचर क्या है। नेचर, जो सॉलिड हमने डाला, आ रही है बात समझ में, वो कैसा है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट हम दोनों पर डिस्कस कर रहे हैं। तो नो डाउट जो सॉल्यूट हमने डाला है वो नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल। और जो सॉल्वेंट है मेरे पास में, ये लीजिए, मैं यहां पर लिख देता हूं सॉल्यूट और यहां बात कर रहा हूं सॉल्वेंट की। और जो मेरे पास में सॉल्वेंट है वो क्या है, वोलेटाइल है। तो पहला तो एक ये चीज क्लियर हुई कि ये क्या है। दूसरा, नेचर पता लगने के बाद अगर मैं इनकी फिजिकल स्टेट पता लगाऊं, फिजिकल स्टेट, तो नो डाउट कि सॉल्यूट तो मैंने लिया है सॉलिड और सॉल्वेंट मेरे पास में है लिक्विड। ये लीजिए, एक है सॉलिड और दूसरा है मेरे पास में लिक्विड। तीसरी बात मैं पता लगा लेता हूं वेपर प्रेशर। और आप जानते हैं किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का वेपर प्रेशर ऑलवेज 0 होता है। इसी तरीके से अगर मैं सॉल्वेंट की बात करूंगा तो वो होगा P0B, किसके लिए, प्योर के लिए। अब इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो तो PS होगा, क्योंकि मिलने के बाद अगर वेपर प्रेशर मैं देखता हूं तो वो तो PS। और अगर मैं प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर की बात करूंगा तो प्योर के लिए कल मैंने सिखा दिया था कि नॉट लगा देते हैं, तो क्या होगा, P0B इसका वेपर प्रेशर होगा। मान लीजिए 4th नंबर पर मैं मोल की बात करता हूं, तो नो डाउट सॉल्यूट के मोल Na होंगे और सॉल्वेंट के मोल ये लीजिए Nb होंगे। क्या मैं इसको WA/Na लिख सकता हूं? तो M क्या हो गया, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इसी तरीके से क्या मैं यहां पर WB/Mb लिख सकता हूं क्या? दैट मीन्स मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट बन जाएगा। आर यू गेटिंग माई आइडिया? तो आइए अब मैं 5वें नंबर पे आपसे डिस्कस कर लूं बाई मोल फ्रैक्शन। तो नो डाउट इसका मोल फ्रैक्शन XA होगा और इसका मोल फ्रैक्शन XB होगा और इसके मोल फ्रैक्शन की वैल्यू Na/Na+NB होगी, प्लस NB। जबकि यहां पर मोल फ्रैक्शन की वैल्यू NB/Na+NB होगी। बोलो भाई, यहां तक चीज थोड़ी बहुत समझ में आ गई? क्लियर है? तो मोल फ्रैक्शन हमने लिख लिया और ये फिजिकल डाटा हमने तैयार कर लिया
जिससे अब हमें आगे स्टडी करनी है। तो पहली चीज तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पर जो फिजिकल ऑब्जर्वेशन हमें नजर आ रही है और हम कर सकते हैं, सबसे पहले हमने वो काम किया। आगे हम बढ़ते हैं और आगे डिस्कस करते हैं किसके ऊपर, आई। अब इसको डायग्रामेटिकली थोड़ा सा समझ लेते हैं और फिर हम इस चीज को देखते हैं। मैंने ये कहा भाई ये आपके पास में कंटेनर है, डन, ये आपके पास में कंटेनर है और इस कंटेनर में इस तरीके से आपके पास में प्योर सॉल्वेंट रखा हुआ है। ये लीजिए साहब, यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं तो ये लीजिए, ये मेरे पास में क्या है, इस तरीके से कोई प्योर सॉल्वेंट फिल है, डन। ये लीजिए, मैं ये कहूंगा ये प्योर सॉल्वेंट है और प्योर सॉल्वेंट को मैं बी से दिखा रहा हूं। क्लियर है क्या बेटा? तो अब सारे पार्टिकल्स ये बी के होंगे, ये लीजिए। अब ये सारे पार्टिकल्स बी के वेपोराइज्ड होंगे, तो ये मेरे पास तो है लिक्विड फेस और ये मेरे पास में है वेपर फेस। तो ये सारे वेपर फेज में बी के पार्टिकल्स होंगे, डन बेटा। आ रही है बात समझ में? अब होगा क्या कि इक्विलिब्रियम पर जो इसका प्रेशर जनरेट हो रहा होगा, क्या मैं उसको पी नॉट भी बोलूंगा क्या, और वो ही मेरे पास में इस प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा। अब मैंने क्या किया, इसमें एडिशन किया। किसका एडिशन किया? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का। और वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मेरे पास में ए है, मैंने इसमें डाल दिया। पीछे भी आप पढ़ के आए हो कि प्रोसेस क्या होगा, लेस सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, सो टेंडेंसी ऑफ वेपोराइजेशन डिक्रीजेस। तो हम ये कहेंगे कि वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। कैसे? आइए देखते हैं इस चीज को और समझते हैं। ये लीजिए, ये रहा कंटेनर और मेरे पास में अब इस तरीके से इसमें कोई सॉल्यूशन फिल है। ये लीजिए, क्या है, इसमें कोई सॉल्यूशन फिल है। लीजिए, अब इस सरफेस के ऊपर मेरे पास में जो अवेलेबल पार्टिकल्स हैं, ये लीजिए, ए बी ए बी ए बी। क्लियर है क्या बेटा? तो अब जो एस्केपिंग टेंडेंसी रखते हैं वो सारे कौन रखते हैं? बी के पार्टिकल्स रखते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? और ये एक सॉल्यूशन बन जाता है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बी के पार्टिकल्स मुझे देखने को मिलते हैं। तो ये मेरे पास में लिक्विड फेस और ये मेरे पास में यहाँ पर वेपर। तो जब इनमें इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, किसमें? इस वेपर में और इसमें, और इसके ऊपर जो वेपर प्रेशर निकाला जाएगा वो वेपर प्रेशर को मैं पीएस लिख रहा हूं। पीएस मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्या है ये? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो नो डाउट अब आप देख रहे हो कि लेस सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर सॉल्वेंट पार्टिकल टू एवोपरेट, सो रेट ऑफ एवोपरेशन डिक्रीजेस। वी कैन से दैट वेपर प्रेशर ऑलवेज डिक्रीजेस एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। तो मैं ये कहूं कि पी नॉट बी इज ग्रेटर देन पी एस से, ये पॉइंट अभी जस्ट हम पढ़ करके आए हैं, ये मैंने चीज वापस रिपीट कर दी। अब हमेशा इस बात को आप ध्यान रखना कि पी नॉट बी आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में गिवन होगा और पी नॉट एस आपसे कैलकुलेट करवाएगा। यही तो क्वेश्चन होंगे और वो प्योर वेपर प्रेशर आपको हमेशा क्वेश्चन में देगा। बात समझ आ रही है सिद्धार्थ? हाँ या ना में जवाब देते रहो। बात समझ आ रही है? क्लियर? आइए अब हम बात करते हैं कि साहब अब इस पूरे सिस्टम के ऊपर राउल्ट हमसे क्या कहता है। राउल्ट का लॉ क्या है? राउल्ट मुझे ये कहता है कि भाई
किसी भी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, किसी भी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो हमेशा और हमेशा उस कंटेनर में प्रेजेंट वोलेटाइल कंपोनेंट पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? वोलेटाइल कंपोनेंट पर निर्भर करता है। चाहे से इसके अंदर मैंने सॉल्यूट 3-4 तरीके के मिला दिए हो, कोई जरूरी है क्या ए मैं सी भी डाल देता, मैं डी भी डाल देता? तो राउल्ट ये कहता है कि किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो होता है वो वोलेटाइल कंपोनेंट पर डिपेंड करता है कि वो वोलेटाइल कंपोनेंट है क्या, और उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोलेटाइल कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के। क्या मेरी बात समझ में आई? पहले तो ये क्लियर होना चाहिए था, उसके बाद मैं यहां पर डेफिनेशन लिखूंगा। आ रही है बात समझ? तो मैं क्या कह रहा हूं, वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट, ये लिखिए राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ। अब राउल्ट महाशय क्या कह रहे हैं, देखिए राउल्ट महाशय ये कह रहे हैं कि भाई वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट, वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट ठीक है ना, वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, इन ए सॉल्यूशन, इन ए सॉल्यूशन, आ रही है बात समझ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। आ गई बात समझे, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जो भी वोलेटाइल कंपोनेंट सॉल्यूशन में एग्जिस्ट कर रहा है, जो भी वोलेटाइल कंपोनेंट सॉल्यूशन में एग्जिस्ट कर रहा है, उसका वेपर प्रेशर उस वोलेटाइल कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो मैंने ये कहा कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो मेरे पास में है PS, और PS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA या XB बोलूंगा। बोलो फटाफट, क्लियर है क्या? जो वोलेटाइल कंपोनेंट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बात समझ में आ रही है? अब मैं ये कहता हूं, बड़े ध्यान से मेरी बातों को समझना, मैं ये कहता हूं कि PS इज इक्वल टू KXB। ये लीजिए, ये मैंने प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाया और K लगा दिया। K किस चीज को बता रहा है? यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को बता रहा है। और मैं अगर यहाँ ध्यान से देखूं तो क्या ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनती है क्या, जिसको मैं कह सकता हूं क्या, अरे y इज इक्वल टू mx। क्लियर है क्या? तो बड़ा ध्यान से देखिए, मोल फ्रैक्शन XB और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाए तो ये ओरिजिन से पास होती हुई एक लाइन को शो कर रहा है जिसका स्लोप K होगा। पहली चीज तो ये। आइए अब मैं आपसे ये डिस्कस कर लेता हूं कि K की वैल्यू क्या होगी। मैंने आपको ये कहा भाई, जैसे ये कोई प्योर सॉल्वेंट है तो क्या इसमें एक ही इंडिविजुअल कंपोनेंट है? अभी मैंने कोई सॉल्यूट नहीं डाला, तो क्या इंडिविजुअल कंपोनेंट इसमें एक ही एग्जिस्ट कर रहा है क्या? तो मैं ये कहूं कि व्हेन XB विल इक्वल टू 1, सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपोनेंट है, तो एक ही कंपोनेंट के लिए इसके मोल फ्रैक्शन की वैल्यू ऑलवेज 1 होगी क्या? तो जैसे ही मैं यहां पर XB की वैल्यू को 1 रख देता हूं, आ रही है बात समझ में? क्लियर है बेटा? बोलिए। तो मेरी एक बात को समझिए,
जैसे ही मैंने यहाँ एक्स ए की वैल्यू को, तो जो प्योर वेपर प्रेशर आ रहा है वो मेरे पास में पी नॉट बी आ रहा है, क्लियर है ना। तो जैसे ही मैंने एक्स बी की वैल्यू को 1 रख दिया, आ रही बात समझ में, तो क्या मेरे पास जो पीबी होगा क्या वो पी नॉट बी के इक्वल ही होगा क्या? बोलो, पीबी किसके इक्वल होगा? पी नॉट बी के इक्वल होगा। भाई इस सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर जनरेट हुआ है वो प्योर कंपोनेंट आ जाने के कारण पी नॉट बी ही होगा क्या? तो मैं यहां पर इस बात को ये कह दूं, आ रही है बात समझ में, इस बात को मैं अच्छी भांति और आपको भली भांति ये समझाऊं कि जो मेरे पास में पी ए है, आ रही बात समझ, प्योर सॉल्वेंट है, और प्योर सॉल्वेंट जैसे ही मैंने लिया और इसकी वैल्यू को 1 डाला, तो जो मेरे पास में पीएस है वो क्या बन रहा है, इसी चीज को मुझे नोटिस करना था। तो लुक, अब मैंने अगर इसकी वैल्यू को ये डाल दिया, क्या डाल दिया बेटा, के ए डाल दिया, तो लुक अब मैं यहां से अगर के की वैल्यू को निकालू तो ये तो मैंने रख दिया है 1, और जैसे ही पी नॉट एस इजिकल टू के, तो अब सॉल्यूशन में अगर एक ही कंपोनेंट है तो पी नॉट एस किसके इक्वल बन जाएगा, पी नॉट बी के इक्वल बन जाएगा। बोलो मेरी बात यहां तक पहले पॉइंट क्लियर हुआ क्या? मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं? सिद्धार्थ, किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो मुझसे बेटा एट द टाइम तुरंत पूछ लेना, बाद में फिर डिस्कशन करो, टॉपिक निकलने के बाद तो मजा नहीं आएगा। यहाँ पर अगर पहले एक बार इसको देख लो और देख करके मुझे ये कह दो कि सर हाँ ये चीज समझ में आ गई है, और नहीं आई है तो मैं आपको फिर समझाता हूं। क्लियर है क्या? तो जो ये मेरे पास में पी नॉट पी एस है, क्लियर है क्या बेटा? जो पी एस है क्या वो पी नॉट बन जाएगा अगर मैं इसमें एक ही कंपोनेंट डालता हूं प्योर के लिए, तो सॉल्यूशन में पी नॉट बी। तो अब यहां से मेरे पास में अगर मैं एक्स बी की वैल्यू को 1 रखता हूं तो पी एस इज इक्वल टू क्या मेरे पास में पी नॉट बी इंटू के आर आया क्या? ये लीजिए, ये अब यहां पर पी एस इज इक्वल टू के आर आया क्या? और पी एस की वैल्यू कितनी है बेटा? पी नॉट बी है। तो क्या मैं अब इस इक्वेशन के अंदर ऐसा लिख सकता हूं क्या? पी एस विल इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। बोलो पॉइंट समझ आया क्या? पी एस इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। बोलो पहले मेरा पॉइंट समझ आया क्या कि ये के कैसे पी नॉट बी में तब्दील हो जाता है? हाँ, एक बार वापस बता देता हूं मैं। देखो, मैंने ये कहा कि मान लो इसके अंदर एक ही कंपोनेंट है सॉल्यूशन में, और उस एक ही कंपोनेंट के कारण जैसे ही मैंने लिया, क्लियर है, तो सॉल्यूशन में अगर एक ही कंपोनेंट होगा तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो एक ही कंपोनेंट पर डिपेंड करेगा। तो इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा? उस कंपोनेंट के जो वोलेटाइल है। तो देखिए, मैंने यहां पर कहा कि जैसे ही मैंने एक्स बी को 1 लिया तो पी एस इजिकल टू क्या बन जाएगा? पी नॉट बी बन जाएगा। जैसे ही मैं यहां पर एक्स बी की वैल्यू को 1 रखता हूं तो पी एस इजिकल टू के बनेगा, और पी एस इजिकल टू क्या है? पी नॉट बी है। अरे लो, मैं ये कह रहा हूं कि मैंने एक्स बी इजिकल टू 1 रख दिया तो मेरे पास में बना क्या? पी एस इक्वल टू के। यस या नो? अब देखिए, पी एस की वैल्यू क्या है? पी नॉट बी है। तो क्या मैं यहां पर पी नॉट बी लिख सकता हूं क्या? विल इक्वल टू के। तो के की वैल्यू क्या आई? पी नॉट बी। कहने का मतलब जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू हमेशा और हमेशा प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल आती है। तो क्या मैं अब यहां पर इस चीज को अगर ओपन करूं तो मैं लिख सकता हूं पी एस इज इक्वल टू के एक्स बी, और के की वैल्यू क्या है? पी नॉट बी। तो पी एस इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। ये लीजिए, पहले मेरे पास में ये इक्वेशन नंबर 1 आई है। बोलो, ये इक्वेशन नंबर 1 तुम्हें क्लियर है क्या कि मैं कैसे लेके आया? अब सारी कहानी तो इसके आगे चलेगी,
और अब हमें इसके आगे की कहानी को ढंग से समझना है, सीखना है। डन बेटा? चलिए आइए, मैंने ये कहा कि मेरे पास में जो जर्नली वैल्यू आई है PS इज इक्वल टू P नॉट बी एक्स बी, इसी को ही मैंने इक्वेशन नंबर 1 कहा है। आ रही बात समझ में? तो PS क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। मैं यहां पर लिख देता हूं भाई एक एक चीज को। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। P नॉट बी क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। XB क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। मुद्दा क्लियर है? और आप इस बात को अच्छी तरीके से जानते हो कि XA प्लस XB विल इक्वल टू 1, सो XA इज इक्वल टू 1 माइनस XB और XB इज इक्वल टू 1 माइनस XA होता है। अब मैं इसी चीज को उठा करके यहां पुटअप कर देता हूं कि PS इज इक्वल टू P नॉट बी और XB की वैल्यू डाल देता हूं 1 माइनस XA। बोलो यहां तक बात समझ में आई क्या? और अगर तुम इस इक्वेशन को देखो, अरे भाई कौन सी इक्वेशन? इस इक्वेशन को, तो क्या ये तुम्हें y इज इक्वल टू mx नजर आ रहा है? अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं इस इक्वेशन का, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और मोल फ्रैक्शन ऑफ इसका, तो क्या ये इस तरीके से स्लोप जाएगा? हाँ या ना? एक लाइन जाएगी और यहां पर क्या अब इसका स्लोप P नॉट B बनेगा क्या? डन बेटा? बोलो। तो अब अगर मैं ये चीज लिख रहा हूं P नॉट XA माइनस XB, तो बड़ा ध्यान से देखिएगा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं P नॉट S P नॉट B माइनस का P नॉट B XA। डन बेटा? इसको मैं उठा करके इधर ले आऊं और इसको उठा करके इधर ले जाऊं, तो बड़ा ध्यान से देखिएगा कि मेरे पास में P नॉट B माइनस PS इज इक्वल टू P नॉट B XA दिखता है। हाँ या ना? और इसी को ही अब मैं लिख सकता हूं P नॉट B PS अपॉन P नॉट B विल इक्वल टू, अरे यार कह दो ना, XA। देखो ये चीज लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जैसे ही मैंने इसके नीचे P नॉट डाल दिया, अरे जैसे ही मैंने इसके नीचे P नॉट डाल दिया, तो प्योर सॉल्वेंट के कंपैरेटिवली क्या ये मेरे पास में क्या आ गई है बेटा? अरे बोलो भाई, प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन के अंदर क्या ये मेरे पास में वेपर प्रेशर आ गया क्या? और इसी चीज को मैं क्या कह रहा हूं? अरे मैं कह रहा हूं RLVP, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्लियर है? रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो बड़ा ध्यान से देखो, अगर यहां पर कंक्लूजन तुम निकाल रहे हो तो RLVP विल इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो जितना ज्यादा तुम सॉल्यूट डालोगे वेपर प्रेशर में उतनी कमी आएगी। यस या नो? तो वेपर प्रेशर जो RLVP है वो किसके इक्वल आ गया जी? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल आ गया है। दैट मीन्स RLVP विल इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है? तो यहां से क्या अब बड़े आराम से इस चीज को डेल्टा P भी लिखा जा सकता था क्या? तो क्या इस फॉर्मूले को डेल्टा P अपॉन P नॉट B विल इक्वल टू XA से भी
रिप्रेजेंट किया जा सकता है क्या? ये लीजिए, तो क्या अब मैं यहां पर कह सकता हूं क्या? बड़े ध्यान से देखना, पी नॉट बी माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बी विल इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। क्लियर है क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू को मैंने डाल दिया है। आ गई बात समझ में? आ रही है क्या बात समझ में? क्लियर है क्या? अब बेटा जो ये सॉल्यूट डाला गया है, ये जो सॉल्यूट डाला गया है, ये लीजिए, एक एक चीज नजर आ रही है। जो ये सॉल्यूट डाला गया है, इस सॉल्यूट के डालने से पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन आपको मिला है, क्या वो सॉल्यूशन बड़े धैर्य से समझना, डाइल्यूट सॉल्यूशन है क्या? वो सॉल्यूशन कैसा है बेटा? प्योर और प्योर डाइल्यूट सॉल्यूशन है क्या? तो लुक, मैं आपसे अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर मैं उसका रेसिप्रोकल ले लूं, क्या बेटा? क्या ले लूं मैं उसका रेसिप्रोकल? मैं आपको दोनों तरीके से चीजों को समझा रहा हूं। मैंने ये कहा कि अगर मेरे पास पी नॉट ए और फिर मैं कहूं, सॉरी, मैंने ये कहा कि पी नॉट बी अपॉन पी नॉट बी माइनस पी एस वेल इक्वल टू, बड़ा ध्यान से समझना, मैं उल्टा कर दूं तो मेरे पास में एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी बनता है। मैं इसमें से भी माइनस एक कर दूं और इसमें से भी माइनस एक कर दूं, दोनों साइड पर माइनस वन कर दूं, तो क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा? क्लियर है? हाँ। अब मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी माइनस पी एस, क्या ये कहानी आएगी? और अगर मैं ये स्क्वायर ब्रैकेट ना लगा करके इसको प्लस कर दूं तो अपॉन नीचे पी नॉट बी माइनस का पी एस विल इक्वल टू, देखिए, एन ए माइनस एन बी, क्या ये आएगा क्या? यस या नो? बड़ा ध्यान से देख लो, बात समझ में आ गई? बड़ा अच्छे से इस चीज को आप समझ लो। और अपॉन एन ए प्लस एन बी बन जाएगा, ये तो एन ए आ गया, और जैसे ही माइनस का किया तो अंदर से मैंने ओपन कर दिया एन ए और एन बी। अब बड़ा ध्यान से आप देखिए, ये पी नॉट बी से पी नॉट बी कैंसिल, एन ए से एन बी कैंसिल। अरे यस या नो? समझ लो। डन है? अभी भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे कह सकते हो, कुछ गलती की है क्या मैंने? अच्छा, रेसिप्रोकल किया तो ये ऊपर जाएगा ना, एन ए प्लस एन बी अपॉन एन ए माइनस वन, ये रहा ना भाई। रेसिप्रोकल किया तो ये ऊपर, तभी यहां पर ये कट नहीं रहा, माइनस आ रहा है। तो देखिए यहां पर मैं क्या कहूंगा, एन ए प्लस एन बी माइनस का एन ए अपॉन एन ए। तो लुक, एन ए से एन ए कैंसिल आउट। अब मैं इसका वापस रेसिप्रोकल ले लूं तो पी नॉट बी पी एस अपॉन पी एस, मैं दोनों में रहस्य समझा रहा हूं अभी 2 मिनट में। क्लियर है ना? इस फॉर्मूले को ड्राइव करने का मेरा क्या कारण है? किससे? इस इक्वेशन से, और इस इक्वेशन से एनसीईआरटी का भी फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूं, दोनों के बीच में एक बेसिक रिलेशन समझा रहा हूं। क्लियर है? तो मेरे पास में अब यहां पर क्या बन जाएगा, एन ए अपॉन एन बी। ए बता रहा है सॉल्यूट को और बी बता रहा है सॉल्वेंट को। क्लियर है? तो ये जो मोल्स हैं, ये मोल हमेशा याद रखना ऑब्जर्व मोल है। कौन से मोल है भाई? ऑब्जर्व मोल है। जैसे मैं क्वांटम फैक्टर पढ़ाऊंगा तो आपको सिखाऊंगा कि थ्योरेटिकल मोल और ऑब्जर्व मोल के बीच का जो रेशो है, ऑब्जर्व मोल
और थ्योरेटिकल मोल का जो रेशो है वही तो वॉन ऑफ फैक्टर कहलाता है आई। तो मेरे पास में ये तो ऑब्जर्व मोल है। क्लियर है क्या? आ रही बात समझ में? तो अब मैं ये कह दूं कि n सॉल्यूट अपॉन n सॉल्वेंट, मेरे पास में एक ये जर्नल फॉर्मूला बनता है फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब आप कहोगे सर एनसीईआरटी में तो ये फॉर्मूला है ही नहीं, होगा भी कैसे? आइए अब हम इसी फॉर्मूले का पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में क्या चीज है, तो मैं आपको दोनों के बीच में कंपैरेटिव स्टडी करना सिखाता हूं। बोले पार्ट 2 में और पार्ट 1 में क्या डिफरेंस है? बेटा समझने की कोशिश करो। वो एनसीईआरटी में दिया गया है जो अप्रोक्सीमेशन फार्मूला है। कैसा है? अप्रोक्सीमेशन। बोले अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या हुआ? आइए इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं। अप्रोक्सीमेशन इज डन बाय वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो मैं ये कहूं अप्रोक्सीमेशन डन बाय वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, जो मेरे पास में बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन है। आ रही बात समझ में? अप्रोक्सीमेशन डन बाय वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। रीजन, हमने जो सॉल्यूशन बनाया जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, अगर उसका अमाउंट 5% से भी कम है, कितने से बेटा? 5% से भी कम है, और मैं ये कहूं कि वो बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो क्या वहां पर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल नेग्लिजिबल मान लिए जाएंगे क्या? डन बेटा। सॉल्यूट के पार्टिकल नेग्लिजिबल मान लिए जाएंगे तो पी नॉट बी माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बी विल इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। यही तो चीज है। और मैं कह रहा हूं कि एन बी इज ग्रेटर देन एन ए। हाँ या ना? तो क्या जर्नली एन बी को, अब एन ए को, सॉल्यूट को नेग्लिजिबल मान लिया जाएगा क्या? नेग्लिजिबल। और जैसे ही मैं नेग्लिजिबल मानता हूं तो पी नॉट बी पी एस अपॉन पी नॉट बी विल इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी। ए क्या है? सॉल्यूट। बी क्या है? सॉल्वेंट। ये लीजिए, तो ये फार्मूला आपके सामने निकल करके आता है। क्लियर है क्या बेटा? ये फॉर्मूला आपके सामने निकल करके आता है जो कि एनसीईआरटी का बेसिक फॉर्मूला है। अब डिफरेंस चेक करो, पी नॉट बी माइनस पी एस अपॉन पी एस। देखो अपॉन में सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर का डिवाइड है, जबकि यहां पर अपॉन में प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर का डिवाइड है। मतलब ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन पर ही एप्लीकेबल है, जबकि ये किसी भी तरह का सॉल्यूशन दिया जाए उन सभी पर एप्लीकेबल है। मतलब सॉल्यूट की अगर कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो फिर फॉर्मूला ये लगेगा, और अगर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो फॉर्मूला ये लगेगा। मेरा सजेशन, आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हो इसलिए इसको लेकर के चलना, लेकिन जेई के अगर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बैठो, आ रही है बात समझ में, तो फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करना। देन बेटा एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन इसी से होंगे, दैट इज कॉल्ड अप्रोक्सीमेशन। क्लियर है? बात समझ में आ गई? आइए अब मुद्दे की बात करते हैं। वो मुद्दे की बात क्या है देखिए, मैं इसको अब कुछ इस तरीके से लिख दूं कि पी नॉट बी माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बी। डन बेटा। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बी, और मैं इसको लिख दूं डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू एम बी अपॉन डब्ल्यू बी। क्लियर है क्या? एन ए और एन बी को लिख लिया, तो क्या मैं अब इससे इस सॉल्यूट का, इस ए का सॉल्यूट का अरे मोलिकुलर मास कैलकुलेट कर सकता हूं क्या? तो देखिए
मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ नॉन सॉल्यूट के लिए अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो WA इंटू MB इंटू P0B अपॉन P0B माइनस PS इंटू WB। ये लीजिए बेटा, बात समझ में आई क्या? ये नंबर 2 डन बेटा। तो क्या मैं इसके जरिए किसी भी सॉल्यूशन का क्या निकाल सकता हूं? मॉलिक्यूलर मास भी कैलकुलेट कर सकता हूं। इस बात को अब आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। और एक फार्मूला मैं यहां मेरी तरफ से और लिख रहा हूं, जो वॉन ट्रू फैक्टर पढ़ाने के बाद मैं आपको समझाऊंगा। वो फार्मूला ऐसा होगा कि P0B, मैं अलग से ही पेन ले लेता हूं और उसको अच्छी तरीके से आपको समझाते हुए कहता हूं कि P0B माइनस का PS अपॉन P0B विल इक्वल टू आयोटा इंटू NA अपॉन NB। बोले ये आयोटा क्या चीज है? अरे भाई ये वॉन ट्रू फैक्टर है। आ रही है बात समझ में? क्यों? क्योंकि ये ऑब्जर्व मोल है। जो Na दिए गए हैं वो ऑब्जर्व मोल दिए गए हैं। और मैंने अभी अभी कहा आप लोगों को कि आयोटा इज इक्वल टू N ऑब्जर्व अपॉन N थियोरिटिकल होता है। तो जैसे ही आप N ऑब्जर्व निकालोगे, N ऑब्जर्व विल इक्वल टू आयोटा इंटू N थियोरिटिकल। बात समझ में आ रही है? तो ये ऑब्जर्व मोल थे, इसको थ्योरेटिकल में कन्वर्ट किया तो P0B माइनस PS अपॉन P0B विल इक्वल टू आयोटा इंटू NA अपॉन NB बन जाता है। ये सारी चीज वॉन ट्रू सीखते ही समझ में आ जाएगी ऐसा क्यों हो रहा है। यहां तक पॉइंट क्लियर है बेटा सिद्धार्थ? बोलो, यहां तक मेरा पॉइंट क्लियर है क्या? डन। तो आओ अब यहां से अपन एक नई चीज और बना लेते हैं। भाई ये रिलेशन कुछ ना कुछ तो कहेगा। कौन सा? ये रिलेशन तेरा मेरा रिश्ता। क्या जब कोई सॉल्यूट डाल दिया जाएगा तो हम भाई पीछे मोलालिटी पढ़ के आए हैं क्या? कोई सॉल्यूट अगर केजी सॉल्वेंट में डाल दिया जाए तो उसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर ले तो वो मोलालिटी आ जाएगी क्या? तो अब इस सॉल्यूशन को अगर वो क्वेश्चन में मोलालिटी से डिस्कस कर ले तो आइए ना उसको भी प्रूफ कर लेते हैं और मोलालिटी का सारा केस ही समझ लेते हैं। लुक, ये लीजिए, मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि भाई आप लोगों के पास में बड़ा ध्यान से समझना, मैं कह रहा हूं कि P0B माइनस PS अपॉन P0B है। मैं वही आपके एनसीईआरटी वाला ही फॉर्मूला लेके चल रहा हूं। मैंने आपको बता दिया, बस P0B की जगह P0S आ जाएगा अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो। डन। तो P0B माइनस PS क्लियर है क्या भाई? और N सॉल्यूट अपॉन N सॉल्वेंट है क्या? ये लो, N सॉल्यूट अपॉन N सॉल्वेंट है क्या? बहुत बढ़िया बात, हम यही तो लिख के आए। तो क्या मैं अब इसी चीज को कह दूं P0B माइनस PS अपॉन P0B विल इक्वल टू N सॉल्यूट अपॉन जो मेरे पास में ये N सॉल्वेंट है, तो क्या मैं इसको W B मतलब सॉल्यूट, सॉरी B मतलब सॉल्वेंट और A मतलब सॉल्यूट, में पूरा ही लिख देता हूं ना यार, कंफ्यूजन ये होगा। W सॉल्वेंट अपॉन M सॉल्वेंट। खाली मैंने इस मोल को खोल लिया। आ रही है बात समझ में? क्लियर है? और मेरे पास में जो ग्राम है वो किस में है बेटा? सॉरी, इन ग्राम में है। फॉर्मूला तो यही है ना भाई, किस में होगा ये? GM ग्राम में होगा।
अब मैंने किया क्या, पहले तो इस मास ऑफ सॉल्वेंट को ऊपर भेज दिया। लुक, पी नॉट बी माइनस का पीएस अपॉन पी नॉट विल इक्वल टू एन सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन क्या कह रहा हूं, W सॉल्वेंट इन ग्राम। अब ग्राम को मुझे केजी में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए मैंने इसको 1000 से डिवाइड कर दिया और 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अरे हाँ ना, आप जानते हो कि 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है और 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 अपॉन 1000 केजी हो जाएगा। तो देखो, मैंने इसको 1000 से डिवाइड कर दिया और 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसकी सेहत पे कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ा, लेकिन चीज काम किया गई। वो काम की ये आ गई कि अब ये चीज मेरे पास ग्राम से केजी में कन्वर्ट हो गई। अरे हाँ या ना, किस में कन्वर्ट हो गई? केजी में कन्वर्ट हो गई है। क्लियर है? तो बड़ा ध्यान से अब आप इस चीज को समझिए कि मैं अब यहां से इधर आ रहा हूं, इधर आ रहा हूं। तो देखिए, पी नॉट बी माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बी विल इक्वल टू एन सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन ये वेट ऑफ सॉल्वेंट और किसमें? केजी में अपॉन 1000। अरे हाँ या ना? और बड़ा ध्यान से देखो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट। अरे किसमें? 1 केजी सॉल्वेंट विच इज कॉल्ड मोलैलिटी। तो क्या मेरे पास ये चीज, अरे भाई अब ये चीज कौन सी? ये वाली चीज कन्वर्ट हो गई क्या? दिस इज कॉल्ड मोलैलिटी। मोलैलिटी। तो क्या मेरे पास में फॉर्मूला पी नॉट बी पी एस अपॉन पी नॉट बी विल इक्वल टू मोलैलिटी, ओहो, मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट और अपॉन, अरे भाई ये लो 1000। क्या अब मुझे सॉल्यूशन की मोलैलिटी दी जाए? क्लियर है क्या? सॉल्वेंट तो पता होगा तो भी मैं लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को कैलकुलेट कर सकता हूं, या मुझे लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दिया जाए, RLVP की वैल्यू दी जाए, मतलब इस पूरे की वैल्यू दी जाए और मोलैलिटी कैलकुलेट करवा ले, तो क्या मैं वो भी कर सकता हूं क्या? बोलो बेटा, यहां तक मेरी बात क्लियर है क्या? पॉइंट टू पॉइंट सारी कहानी क्लियर है क्या? अगर पॉइंट टू पॉइंट सारी कहानी क्लियर है तो अब न्यूमेरिकल्स बनाने में बड़ा आनंद आएगा। तो क्या मैं अब इसको यहां पर इस तरीके से लिख सकता हूं, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट बी विल इक्वल टू स्मॉल एम अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000। ये लीजिए, अब आराम से आप 1000 को इससे मल्टीप्लाई कराओ, मास ऑफ सॉल्वेंट को नीचे भेज दो तो मोलैलिटी को भी कैलकुलेट कर सकते हो। बोलिए मिस्टर सिद्धार्थ, क्लियर है? और उदित, मेरी बात समझ आ गई क्या? यहां तक पूरे फॉर्मूले क्लियर हैं? तो हमने आज ये सीखा कि जब किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया जाता है, क्या किया जाता है जी? जब किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया जाता है तो वेपर प्रेशर में कमी आती है, और वो वेपर प्रेशर में जो कमी आ रही है वो किस तरीके से आएगी? क्लियर है? तो हम ये कहें कि जो वेपर प्रेशर में कमी है, जो वेपर प्रेशर में कमी हो रही है वो प्योर सॉल्वेंट के कंपैरेटिवली कम होगा। अब हम ये कह रहे हैं कि वेपर प्रेशर में जो कमी है उसी को हम कह रहे हैं लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लेकिन उसको अगर हम प्योर सॉल्वेंट के कंपैरेटिव स्टडी करें तो वो कहलाती है हमारे पास में रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, और उसी के ऊपर
हमने ये सारे फॉर्मूले ड्राइव कर लिए। एक पानी के ग्लास में अगर मैं 1 चम्मच शक्कर की डाल दूंगा, दैट मीन्स एक ग्लास ऑफ वाटर, आ रही बात समझे, उसमें 1 स्पून अगर शुगर की डाल दी जाए, दैट मीन्स मिक्स की जाए, तो मिक्स करने के बाद उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा, आ रही है बात समझे। तो अभी अभी हम पता करके आए हैं कि जो सॉल्यूट डाला जा रहा है उसका जो मोल फ्रैक्शन होगा वो RLVP के इक्वल होगा। रिलेटिव ऑफ लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विल इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और अब हमें यहीं से ही न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को स्टार्ट करना है और समझना है कि रिलेटिव ऑफ लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पर ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किस किस तरीके से दी जाती है। याद रखना, जिस फॉर्मूले में जितने वेरिएबल होंगे उतने ही टाइप के न्यूमेरिकल्स डेवलप किए जा सकते हैं। आ रही है बात समझ में। मैंने हर तरीके का आपको अप्रोक्सीमेशन, हार्ड सॉल्यूशन और मोलरिटी, हार्ड मींस अगर ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो तो उसके लिए RLVP कैसे कैलकुलेट करेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए RLVP कैसे कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए कि जो सॉल्यूट आपको दिया गया है वो सॉल्यूट वोलेटाइल है या फिर नॉन वोलेटाइल। स्टडी तो हम यही कर रहे हैं सर, नॉन वोलेटाइल। बार बार आप वोलेटाइल क्यों बोलते हो, निकल जाता है भाई बाहर। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो सॉल्यूट दिया है वो इलेक्ट्रोलाइट है या फिर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अगर वो इलेक्ट्रोलाइट है तो सर फिर तो वो आयोनाइज्ड होगा, जिसको राउल्ट समझाता नहीं है, समझाता वांट ऑफ है। इसीलिए हमने यहां पर आई को इंट्रोड्यूस कर दिया, आई वांट ऑफ फैक्टर। कोई सॉल्यूट कितने आयंस में ब्रेक हो रहा है, क्लियर है। जितना अगर वो कोई इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग है तो वो जितने आयंस में ब्रेक होता है, नंबर ऑफ आयंस ही वांट ऑफ फैक्टर कहलाते हैं, आई की वैल्यू होगी। तो ये डिस्कशन पॉइंट है, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, क्लियर है। आई बात समझे, आगे बढ़ जाऊं सिद्धार्थ, स्टार्ट कर दूं न्यूमेरिकल्स। बस आज के लिए बहुत है, चलिए कोई बात नहीं, इसको पढ़ करके आप तैयार रखिएगा, अच्छे से समझना, सारे फॉर्मूले आपके समझ में आ जाएं। कल की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इनके न्यूमेरिकल्स और हाथों हाथ हम एंटर हो जाएंगे जब 2 लिक्विड को मिला दिया जाए। डियर अभी केस 1 हुआ है कि किसी लिक्विड में किसी सॉलिड को मैंने डाला है, अभी तो केस 2 बाकी है। लिक्विड में लिक्विड को डालूंगा तो वेपर प्रेशर पर क्या इफेक्ट आएगा, और यहीं से तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, फिर नॉन आइडियल में फिर डेविएशन, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव सॉल्यूशन। चैप्टर तो ओरिजिनल फॉर्म में अब आना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं फिर कल की क्लास में।